हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। लास्ट क्लास में हमने साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात की थी। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को विद एग्जांपल समझा था। और अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था उसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जब आयरन नेल को डाला जाता है तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ये जो था ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और फेरस सल्फेट के बनने के कारण सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पर होता यह है कि फेरस आयन जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्यूशन के अंदर फेरस सल्फेट बन जाता है कॉपर सल्फेट की जगह पर। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का बचा है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। और अगले जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमारा एग्जाम्पल है, शायद 4th नंबर की एक्सरसाइज है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है इसके अंदर हम मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड को, BaCl2। ये है बेरियम क्लोराइड। इनको जब रिएक्ट करवाया जाता है तो देखिए यहाँ पर बन जाता है BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है BaSO4। ये है बेरियम सल्फेट। साथ में बन जाता है, देखिए Cl2 और Na2 दोनों के दो आयन हैं तो 2NaCl। ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये हुआ कि हमने सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही बेरियम क्लोराइड डाला वैसे ही एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवक्षेप या प्रेसिपिटेट, यानी कि पेंदे में सॉलिड फॉर्म में बैठ जाता है और सॉल्यूशन के अंदर बन जाता है बेरियम सल्फेट। और जो रिएक्टेंट हैं उनके अंदर सोडियम और क्लोराइड अलग होकर NaCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, यानी कि सफ़ेद रंग का अवक्षेप। जैसे जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो जब वो पूरी नहीं घुलती है तो पेंदे में बैठ जाती है, उस तरीके से सोडियम क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट या अवक्षेप रिएक्शन में हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट जब हम कह रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो आयंस का एक्सचेंज होगा रिएक्टेंट्स के बीच में। देखिए यहाँ पर बेरियम और सल्फेट ये दोनों अलग हो गए, सोडियम और क्लोराइड, तो क्लोराइड आयन इधर आ गया और सल्फेट आयन इधर चला गया। एक और एक टोटल दो आयंस का एक्सचेंज हुआ बिटवीन द रिएक्टेंट्स। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर दो आयनों का अभिकारकों के मध्य स्थानांतरण हुआ है और उसी कारण से इस अभिक्रिया को हिंदी में हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखते हैं। The reactions in which there is an exchange of ions between the reactants is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में हम वो एग्जाम्पल लिख देंगे और ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हिंदी में क्या लिखेंगे हम कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, अभिकारक मतलब कि जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, अभिकारकों के मध्य आयनों का एक्सचेंज यानी कि स्थानांतरण होता है।
उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया की। अब इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक बचे, केवल 2-3 टॉपिक बचे। एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़नी है हमें, एक हमें पढ़ना है कोरोजन, और लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है रेंसिडिटी। सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चैप्टर है मेनली इसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स का रहता है। मेनली 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट करते हैं। इनको एक साथ पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, हिंदी में इसे कहते हैं अपचयन। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉपर का चूरा है। कॉपर हम जानते हैं कैसे ब्राउनिश कलर का होता है। कॉपर का जो चूरा है इसको हम हवा में रख देते हैं या गर्म करते हैं, ठीक है। और इसको गर्म करने पर हवा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म होगा, बन जाएगा क्या, CuO। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के 2 आयंस ले लेते हैं हम, यहाँ ये बन गया 2CuO। अब ये जो था ये ब्राउनिश कलर का था और ये हो जाता है ब्लैक कलर का। क्या हुआ ऐसा जो कि इसका कलर चेंज हो गया? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया तो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर होता है ब्लैक। क्लियर है? अब इस कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाती हूँ, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होगा कि इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर है, ठीक है, ये हट जाएगा और ये दोबारा से 2Cu प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें से दोबारा क्या होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब बैलेंस हो गई रिएक्शन। कॉपर फिर से अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ब्लैक से ये दोबारा कैसे कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का। अब ये सब हमने क्यों किया, उसके पीछे रीज़न है कि हमको समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पर जो भी मेटल है या रिएक्टेंट है उसके साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इसको क्या कहा, यहाँ रिएक्शन कौन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ, तो इसको कहा जाता है रिडक्शन। पहली बात तो ये। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये देखिए कि ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं और यहाँ हम बात करते हैं रिडक्शन की। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन इज एडेड, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, यहाँ ऑक्सीजन हट जाएगा। अभी एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं अपन, ठीक है। ये ऑक्सीजन हट गया ना यहाँ पर, तो भी ये क्या है, रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन इज एडेड। ठीक है, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन जो है ये ऐड हो रहा है किसके संग, ऑक्सीजन के साथ। तो ये तो हो गया रिडक्शन में, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा। सीधी सीधी डेफिनेशन तो ये हो गई। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीजन को हटना पड़ रहा है, और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन हट रहा है लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। अब होता यह है कि कोई भी रिएक्शन अकेले ऑक्सीडेशन या अकेले रिडक्शन नहीं होती, ये दोनों रिएक्शन एक साथ कंबाइंड फॉर्म में चलती रहती हैं। जैसे कि हम बात करें इसी एग्जाम्पल की कि CuO प्लस H2, इससे हमको मिल गया Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर दोनों रिएक्शन हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। कैसे हो रही हैं, देखो कि कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर, इसमें से क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है क्योंकि, इसलिए ये क्या है, रिडक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है,
इसलिए ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉपर के संग ऑक्सीजन, कॉपर के संग जो ऑक्सीजन है वो हट रहा है, इसलिए कॉपर का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो कि हमने पढ़ ली। और अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि हमेशा साथ साथ चलती हैं, तो इनका एक नाम है, और वो नाम क्या है, इन्हें सम्मिलित रूप से यानी कि कंबाइंड फॉर्म में इनको क्या कहा जाता है, कंबाइंड फॉर्म में इनको कहा जाता है, देखिए रिडक्शन का ले लेते हैं ReD और ऑक्सीडेशन का ले लेते हैं OX, और इसलिए इनको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ कंप्लीट होता है या पूर्ण होता है, उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस एट द सेम टाइम आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, एकदम इजी सा है। एक एग्जांपल इसका आप इजीली याद कर लें और अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका एग्जांपल देखें, ZnO+C, C यानी कि यहाँ कॉपर कोयला है, कोयले के साथ जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म कर रहे हैं तो देखिए Zn+CO बन जाता है। कॉपर में ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। क्लियर है, तो ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है, और ये क्या कहलाएंगी, रेडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन इनकी हमने नोट करी ली कि द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस एट द सेम टाइम आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता है, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। और इस तरह अब हम पहुंच गए हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है कोरोजन और रेंसिडिटी। पहले हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन जिसे हिंदी में कहा जाता है संक्षारण। कोरोजन या संक्षारण, तो देखिए लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, लोहे की वस्तुओं को हवा और नमी के संपर्क में जब रखा जाता है तो उनमें संक्षारण, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग होना कहा जाता है जिसको। तो इसके लिए लेकिन दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि जैसे लोहे की कोई वस्तु है तो रखे रखे उसमें जंग नहीं लगेगी। दो कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं कंप्लीट। एक तो क्या है, नमी या मॉइस्चर या वाटर, ठीक है, और एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये लोहे को क्या कर देती हैं, कोरोड या संक्षारित कर देती हैं। इससे क्या होता है कि जो लोहा है उसके ऊपरी सतह जो है वो इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से ख़राब होने लग जाती है, और लंबे समय तक रखे रहने से वो लोहा पूरी तरह ख़राब हो जाता है। हर साल इस कोरोजन की वजह से कई लाखों किलो की मात्रा में जो लोहा है वो ख़राब हो जाता है। जैसे ब्रिजेस ख़राब हो जाते हैं, कार की जो बाहर वाली सरफेस है वो ख़राब हो जाती है, और काफ़ी नुकसान भी होता है। तो ये जो कोरोजन है ज़रूरी नहीं है कि केवल लोहे पर ही हो, चांदी और जो कॉपर है उनका भी कोरोजन होता है। चांदी आपने देखी होगी रखे रखे काली हो जाती है, वो भी इसी वजह से कोरोजन हो जाता है उसका। कॉपर, पूजा वाले जो हमारे बर्तन होते हैं उनकी बाहरी सरफेस गंदी हो जाती है, खासकर बारिश के दिनों में, चाहे हम उन्हें कितना भी साफ़ करें बिना गंदा किए भी उनकी बाहरी सरफेस गंदी हो जाती है, वो भी कॉपर का कोरोजन ही होता है। तो एयर और नमी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर जो लोहा है या मेटल है उनकी बाहरी जो सतह है वो ख़राब हो जाती है, जिसे कोरोजन कहा जाता है। आप कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ग्रीसिंग, ग्रीस लगाई जाती है मशीन्स के पार्ट्स के अंदर, ऑयलिंग की जाती है ताकि उनकी बाहरी सतह जो है वो आपस में एयर के कांटेक्ट में ना आए, उससे बची रहे। साथ ही साथ एक प्रोसेस और होती है जिसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये हम चैप्टर नंबर 3 में दोबारा पढ़ेंगे। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, देखिए कि जो लोहा होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसके बाहर जस्ते का, जस्ता यानी कि जिंक की कोटिंग कर दी जाती है,
और इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कुछ तरीके जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लोहे पर जंग लगने को बचा सकते हैं। जैसे गेट वगैरह होते हैं तो उनको हम पेंट कर देते हैं, रेड ऑक्साइड लगाते हैं पहले, फिर उनको पेंट किया जाता है। ये सब इसीलिए कि वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए और उनका कोरोजन ना हो। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह हम कोरोजन को लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है रेंसिडिटी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता देखिए कि आपने देखा होगा कि जितनी भी पैक बंद चीज़ें आती हैं, खासकर ये कुरकुरे चिप्स वगैरह जो आते हैं, इनके अंदर हम कई बार बात करते हैं कि चिप्स तो होते हैं कम और एयर बहुत ज़्यादा भरी हुई रहती है। तो क्या हो कि इनकी पैकिंग इस एयर के बिना कर दी जाए तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इनमें इतनी ये हवा भरी हुई होती है? और ये हवा जो है ये कोई स्पेसिफिक गैस है क्या? ये जो नॉर्मल हवा है जो कि हमारे आसपास है यही भर दी जाती है? तो क्वेश्चन जो है इनके आंसर ये हैं कि ये जो पैक बंद सामान होता है, खासकर वो खाना जिसके अंदर फैट और ऑयल ज़्यादा पाया जाता है, तेल और वसा, इनको जब पैक किया जाता है तो इनको पैक करते समय साथ में इनके भर दी जाती है नाइट्रोजन गैस। ये जो चिप्स के पैकेट हैं, नमकीन वगैरह के पैकेट हैं, इनके अंदर ये गैस भरी हुई होती है। अब यही गैस क्यों भरी जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इसको भरने के पीछे क्या रीज़न है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है एक अक्रिय गैस होती है, यानी कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। इसको जब हम इन चीज़ों के साथ भर देते हैं तो ये जो फैट और ऑयल हैं इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी कि ये जो गैस है ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। ये नाम सुना हुआ होगा आपका कई बार, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, यानी कि ये जो पैकबंद खाना है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, जिसकी वजह से इसका स्वाद और गंध दोनों खराब नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार नमकीन का पैकेट हम खोल लेते हैं और उसको खोल के और रख देते हैं, काम में लेने के बाद काफ़ी टाइम भूल जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद ही जब हम उसको दोबारा चेक करते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, खाने का मन सा नहीं करता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन गैस के साथ वो पैक है तो दुकान पर चाहे 6 महीने भी वो रखी रहे तो उसका टेस्ट जो है और जो सुगंध है उसमें कोई खराबी नहीं होती है। तो इसके अंदर आपको लिखना क्या है, देखिए कि वो खाना, फूड विच कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स इन देम आर पैक्ड विद नाइट्रोजन गैस इन देम। नाइट्रोजन गैस एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज food items so that their oxidation does not occur and the taste does not get adverse, या कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब टेस्ट जो है उनका वो खराब, टेस्ट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड ऑल्सो। ठीक है, यानी कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को पैक करते समय उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। इसको, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह, यानी कि प्रति ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करती है, यानी कि इन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होने देती है, जिसकी वजह से उनकी गंध जो है, गंध और स्वाद में खराबी नहीं आती है, और इसलिए इसे कहा जाता है विकृत गंधिता। तो आई होप चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर आज हमने इस क्लास के साथ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 को, और मैथ्स में हमारा 4th चैप्टर चल ही रहा है। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं मैथ्स की क्लास में, चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।